गाड़ी में एक पल के लिए ऐसी खामोशी छाई जैसे वक्त खुद रुक गया हो। कल? मीरा ने दोहराया। उनकी आवाज में एक अविश्वसनीय झटका था। यह मुमकिन नहीं है विक्रांत जी, हमारे पास तो अभी पूरा एक हफ्ता माना जा रहा था। मुझे भी यही लगा था। विक्रांत की आवाज फोन पर कांप रही थी। पर आज सुबह ही आदेश बदला गया, बहुत ऊपर से, बहुत चुपचाप। किसी ने महसूस किया होगा कि खतरा बढ़ रहा है, कि इंतजार करना अब सुरक्षित नहीं। मीरा जी, मुझे यह भी लगता है कि वह रुका। उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट आई। मुझे लगता है आपकी आज सुबह की मुलाकात ने ही यह फैसला तेज करवाया। शायद उसे लगा कि आप रुकने वाली नहीं हैं, इसीलिए उसने अपनी योजना जल्दी कर दी। मीरा ने अपनी आंखें बंद की। यह बात उनके भीतर धीरे धीरे उतरती गई, एक ठंडा एहसास बनकर। उसने खुद ही अपने पत्ते खोल दिए। उन्होंने धीरे से कहा, उसने सोचा होगा कि मुझे डराकर रोक देगा, पर जब उसे लगा कि मैं नहीं रुकूंगी तो उसने अपनी घड़ी आगे बढ़ा दी। फोन कटने के बाद गाड़ी में एक भारी सन्नाटा छा गया। राजू, जो अब तक चुप बैठा था, आखिर बोला, उसकी आवाज में एक बढ़ती हुई घबराहट के साथ। मैडम, अगर कल शाम है तो हमारे पास सिर्फ आज का दिन बचा है, सिर्फ चंद घंटे। हमारी पूरी योजना, वह जो हमें हफ्ते भर में तैयार करनी थी, अब हमें आज ही करनी होगी। अभय ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर के हर डर को एक तरफ रखते हुए, अपने पुराने दरोगा वाले दिमाग को तेजी से काम पर लगाते हुए। तो हमें अभी इसी वक्त दफ्तर पहुंचना होगा। राजू, वह मिटाए गए नाम तुमने कुछ पता लगाया? राजू ने अपने बैग से लैपटॉप निकाला। गाड़ी में ही उसे खोलते हुए उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। भाई, कुछ मिला है, पर पूरी तरह नहीं। मुझे मूल दस्तावेज की एक और कॉपी मिली, सरकारी प्रेस रिलीज की फाइल में, जिसमें नाम पूरी तरह मिटाए नहीं गए थे। इनमें से एक नाम है दिलीप शाही, विशेष अनुवादक, विदेशी प्रतिनिधिमंडल के लिए। अनुवादक? मीरा ने पूछा। उनकी आंखों में एक चमक आई। हां मैडम, राजू ने कहा। अगर विदेशी डेलीगेशन आ रहा है तो उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के बीच अनुवाद के लिए किसी की जरूरत होगी। यह पद ऐसा है जो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं खींचता, पर अंदर तक पहुंच देता है, खासकर उन निजी मीटिंगों तक जहां बड़े मेहमान होंगे। अभय ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, अपनी आवाज में एक नई दृढ़ता के साथ, मैं यह भूमिका ले सकता हूं। मुझे अंग्रेजी अच्छी आती है। थाने के दिनों में कई बार विदेशी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वालों से बात करनी पड़ती थी। बस मुझे असली दिलीप शाही के बारे में जानना होगा। वह कहां से है, कैसा दिखता है, ताकि मैं उसकी जगह न लूं, बल्कि खुद को एक बदले हुए इंतजाम के तौर पर पेश कर सकूं। यह बहुत जोखिम भरा है, मीरा ने कहा, अपनी चिंता छुपाए बिना। अगर असली दिलीप शाही भी वहां पहुंच गया तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वहां ना पहुंचे, अभय ने कहा। या कम से कम हमें उसके बारे में इतना पता हो कि हम उसकी हरकतों का अंदाजा लगा सकें। राजू ने तेजी से टाइप करना जारी रखा, अपने माथे पर पसीने की बूंदें साफ करते हुए। मुझे उसका एक पुराना प्रोफाइल मिला, एक फ्रीलांस अनुवाद वेबसाइट पर। वह पटना का ही है, पर पिछले कुछ महीनों से किसी विदेश यात्रा पर गया हुआ बताया गया है। उसकी वेबसाइट पर आखिरी अपडेट में लिखा है, अभी अनुपलब्ध, यूरोप में। तो शायद वह असल में इस काम के लिए वापस बुलाया गया हो, या शायद उसे किसी वजह से बाहर रखा गया हो, यह जानते हुए कि उसकी जगह किसी और को इस्तेमाल किया जाएगा, मीरा ने कहा, अपने दिमाग में योजना बुनते हुए। यह हमारे लिए मौका हो सकता है। अगर वह सच में विदेश में है तो शायद उसकी जगह लेना उतना खतरनाक ना हो जितना हमने सोचा था। गाड़ी सीधे बोरिंग रोड के गुप्त दफ्तर की तरफ भागी। हर कोई अपने दिमाग में तेजी से योजना बना रहा था। पहुंचते ही टीम ने अपना हर संसाधन, हर संपर्क इस एक दिन में झोंक दिया। राजू ने एक नकली पहचान पत्र तैयार करना शुरू किया, अपने पुराने कौशल का इस्तेमाल करते हुए, बहुत सावधानी से, कई बार जांचते हुए कि कहीं कोई गलती न रह जाए। भाई, ये कार्ड असली दिखेगा, कम से कम सरसरी निगाह में, उसने कहा, अपनी उंगलियों से एक छोटी प्रिंटिंग मशीन को समायोजित करते हुए। पर अगर कोई बहुत बारीकी से जांचे या डेटाबेस में वेरीफाई करे तो पकड़ने का खतरा है। हमें उतना वक्त नहीं मिलेगा कि कोई बारीकी से जांच करे, अगर सब कुछ सही समय पर हुआ, अभय ने कहा, अपने कपड़े बदलते हुए, एक साधारण पर सम्मानजनक सूट पहनते हुए जो एक पेशेवर अनुवादक जैसा लगे। मीरा, जिनकी अपनी योजना थी,
दफ्तर के दूसरे कोने में अपने एक पुराने संपर्क से फोन पर बात कर रही थीं। एक ऐसी औरत जो सालों पहले हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करती थी और अब रिटायर हो चुकी थी, पर उसके पास अब भी कुछ पुराने पहचान पत्र और संपर्क थे। मुझे बस कुछ घंटों के लिए एक मेडिकल स्टाफ का पास चाहिए, मीरा ने कहा, उद्घाटन कार्यक्रम के लिए। मैं बताऊंगी बाद में, अभी वक्त नहीं है। फोन रखने के बाद मीरा ने अभय की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता के साथ एक अटल दृढ़ता भी थी। मैं नर्सिंग स्टाफ के तौर पर अंदर जाऊंगी, उन्होंने कहा। अस्पताल के उद्घाटन में मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी बिल्कुल सामान्य लगेगी और यह मुझे इमारत के भीतरी हिस्सों तक पहुंच देगा, बिना बहुत ज्यादा शक पैदा किए। और मैं, राजू ने पूछा, अपनी आंखों में एक बेचैन उम्मीद के साथ। मैं भी अंदर आ सकता हूं, किसी टेक्नीशियन के तौर पर, ऑडियो विजुअल सेटअप के लिए। मीरा ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। हालांकि उनकी आवाज में एक सावधानी थी। यह मुमकिन है, पर राजू, अगर तुम अंदर आए तो तुम्हें बाहर कौन संभालेगा? हमारा संचार, हमारी निगरानी। राजू का चेहरा एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। फिर उसने एक फैसला लिया, अपनी आवाज में एक नई परिपक्वता के साथ। मैं बाहर रहूंगा मैडम, मेरी जगह अंदर नहीं, बाहर है, आप दोनों को सही रास्ता दिखाने में। अगर कुछ गलत हो तो फौरन मदद भेजने में, यह भी उतना ही जरूरी है। अभय ने राजू के कंधे पर हाथ रखा, अपनी आवाज में एक गर्मजोशी भरी सराहना के साथ। तुम बहुत बदल गए हो राजू इन दिनों में, मुझे तुम पर गर्व है। राजू ने हल्की सी मुस्कान दी, हालांकि उसकी आंखों में अब भी वह पुरानी चिंता थी, अपने भाई के लिए, अपनी टीम के लिए। बस आप दोनों सुरक्षित वापस आ जाइए भाई, बाकी सब बाद में देख लेंगे। दोपहर होते होते टीम ने हर संभव तैयारी पूरी कर ली थी। नकली पहचान पत्र, नर्सिंग स्टाफ की वर्दी और वह छोटा माइक्रोफोन जो राजू ने फिर से तैयार किया था, इस बार अभय और मीरा दोनों के लिए, ताकि राजू बाहर से हर बातचीत सुन सके अगर मुमकिन हो। अभय ने एक बार फिर उस डायरी को देखा जो बच्चू सिंह ने उसे दी थी, फिर सुरेखा की दी हुई फाइल को, हर विवरण को अपने दिमाग में दोहराते हुए। अस्पताल का नक्शा, पूर्वी विंग का स्थान, वह रात्रि 11 बजे वाला वक्त, वह अंतिम स्थानांतरण जिसका जिक्र फाइल में था। मीरा जी, उसने कहा, अपने कपड़ों को आखिरी बार ठीक करते हुए, अगर हम अंदर पहुंच भी गए तो हमें असली सबूत चाहिए होगा, कुछ ऐसा जो अदालत में या कम से कम मीडिया के सामने इस पूरी साजिश को बेनकाब कर सके। सिर्फ देखना काफी नहीं होगा। राजू ने एक छोटा कैमरा भी तैयार किया है, मीरा ने कहा, अपनी जेब से एक बटन जैसी चीज निकालते हुए। यह रिकॉर्ड करेगा जो कुछ भी सामने आएगा। अगर हम उस निजी हॉल तक पहुंच पाए, अगर हमने वह मुलाकात रिकॉर्ड कर ली, तो यह इतना ठोस सबूत होगा कि कोई भी राजनीतिक ताकत इसे दबा नहीं पाएगी। शाम ढलते ढलते टीम अस्पताल की तरफ रवाना हुई, अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग रास्तों से, ताकि कोई भी कनेक्शन न दिखे। रास्ते भर अभय की नजरें खिड़की से बाहर शहर की गुजरती रोशनियों पर टिकी रहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सारा दर्द, सारा गुस्सा जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में महसूस किया था, अब एक ठोस नियंत्रित तनाव में बदल गया था। उसने अपना फोन निकाला, पूजा को एक आखिरी मैसेज भेजा, आज रात व्यस्त रहूंगा, शायद फोन ना उठा पाऊं, तू ठीक रहना, मैं तुझसे प्यार करता हूं। भेजने के बाद उसने फोन को स्विच ऑफ कर दिया, यह जानते हुए कि आज रात किसी भी कीमत पर उसकी असली पहचान का कोई भी सुराग बाहर नहीं जाना चाहिए। अस्पताल का परिसर दूर से ही रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े बैनर, फूलों की सजावट, गाड़ियों की एक लंबी कतार, सुरक्षा कर्मियों की भारी तादाद, हर गेट पर मेटल डिटेक्टर और सख्त चेकिंग। अभय ने अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर पार्क किया, अपने दस्तावेजों को आखिरी बार जांचा, फिर धीरे धीरे मुख्य गेट की तरफ बढ़ा, अपनी चाल में एक पेशेवर आत्मविश्वासी अंदाज लाते हुए। गेट पर एक सुरक्षाकर्मी ने उसका पहचान पत्र मांगा। अभय ने बिना किसी हिचक के अपना नकली कार्ड दिखाया, अपनी आवाज में एक सहज अंग्रेजी मिश्रित हिंदी लाते हुए। दिलीप शाही, विशेष अनुवादक, विदेशी डेलीगेशन के लिए। सुरक्षाकर्मी ने कार्ड को देखा, फिर अपनी लिस्ट में कुछ चेक किया। कुछ पल की भारी खामोशी छाई जो अभय को घंटों जितनी लंबी लगी। फिर उसने सिर हिलाया। जाइए अंदर, दाईं तरफ वाला रास्ता, वीआईपी सेक्शन।
अभय ने राहत की एक हल्की सांस ली, बिना कोई भाव चेहरे पर आने दिए, और अंदर की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर बाद दूसरे गेट से मीरा भी अंदर दाखिल हुई, अपनी नर्सिंग वर्दी में, अपने हाथ में एक मेडिकल किट लिए, बिल्कुल सामान्य व्यस्त स्टाफ जैसी चाल में। अंदर कार्यक्रम अपने पूरे शबाब पर था। भारी भीड़, चमकदार लाइट्स, मंच पर आर के भूषण अपने भाषण की तैयारी में, आसपास कई अधिकारी, कुछ पत्रकार, कुछ स्थानीय नेता। अभय ने अपनी नजरें भीड़ में घुमाई, विदेशी डेलीगेशन को ढूंढते हुए, और कुछ ही देर में उसे एक कोने में कुछ अजनबी चेहरे दिखे, औपचारिक कपड़ों में, एक स्थानीय अधिकारी के साथ बातचीत करते हुए, थोड़ी परेशानी से, जैसे भाषा की दिक्कत हो रही हो। अभय धीरे से उनकी तरफ बढ़ा, अपनी आवाज में एक नम्र, पेशेवर लहजा लाते हुए। एक्सक्यूज मी, मैं दिलीप शाही, आपकी मदद के लिए भेजा गया हूं, अनुवाद के लिए। डेलीगेशन के एक सदस्य ने राहत की सांस ली, अंग्रेजी में कुछ कहा, जिसका मतलब था कि वे लोग असमंजस में थे कि आगे क्या करना है। अभय ने बहुत सहजता से अनुवाद करना शुरू किया, अपने दिमाग के एक हिस्से से यह काम करते हुए, जबकि दूसरा हिस्सा लगातार अपने आसपास की हर हरकत और चेहरे करता रहा। कुछ देर बाद जब भाषण शुरू हुआ, अभय ने मौका देखकर धीरे धीरे भीड़ से अलग हटना शुरू किया, इमारत के पूर्वी विंग की तरफ बढ़ते हुए, जो नक्शे के मुताबिक थोड़ा दूर एक अलग गलियारे से जुड़ा हुआ था। उसकी जेब में छुपा माइक्रोफोन धीरे से राजू तक हर आवाज पहुंचा रहा था, जो कुछ दूर एक गाड़ी में बैठा अपने लैपटॉप पर पूरी निगरानी कर रहा था। भाई, आप सही रास्ते पर हैं। राजू की आवाज धीमी, बहुत हल्की सी अभय के कान में लगे छोटे ईयरपीस से आई। पूर्वी विंग का गेट अगले 100 मीटर पर है, बाईं तरफ। अभय ने अपनी चाल को बिल्कुल सामान्य रखा, जैसे वह बस इमारत का जायजा ले रहा हो, किसी अनुवादक की स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ। गलियारे के मोड़ पर उसे वह गेट दिखा, भारी, बंद, 2 गार्ड बाहर तैनात, बाकी कार्यक्रम की सुरक्षा से कहीं ज्यादा सख्त। उसी वक्त दूसरी तरफ से मीरा भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही थी, अपनी मेडिकल किट लिए, एक आपातकालीन जांच के बहाने के साथ, जो उन्होंने पहले से तैयार रखा था अगर किसी ने रोका तो। अभय और मीरा की नजरें दूर से एक दूसरे से मिली। दोनों ने बिना किसी शब्द के एक दूसरे को यह इशारा दिया कि योजना पर आगे बढ़ना है। पर तभी गलियारे के दूसरे छोर से एक आवाज आई, जिसने अभय के पूरे शरीर को जमा दिया। दिलीप! दिलीप शाही! अभय पलटा, अपने चेहरे पर एक सामान्य भाव रखने की कोशिश करते हुए, और वहां कुछ मीटर दूर एक आदमी खड़ा था, दुबला, ऐनक लगाए, हाथ में एक फाइल, उसका चेहरा हैरानी और उलझन से भरा हुआ। अरे, तुम यहां? मुझे तो बताया गया था तुम अभी यूरोप में हो। मैंने तुम्हारी जगह किसी और को बुलाया है आज के लिए। अभय का दिल एक पल के लिए रुक गया। यह असली दिलीप शाही था, जो अपनी यूरोप यात्रा से या तो जल्दी लौट आया था या कभी गया ही नहीं था, जितना उन्होंने सोचा था। कुछ मीटर दूर खड़े गार्डों ने भी यह बातचीत सुन ली। उनकी नजरें अभय की तरफ घूम गईं, शक से भरी हुई। आप कुछ गलत समझ रहे हैं, अभय ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करते हुए, अपने दिमाग में तेजी से कोई बहाना ढूंढते हुए। मैं दिलीप शाही नहीं, मेरा नाम। पर उससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, वह असली दिलीप शाही उलझन में आगे बढ़ा। पर तुमने अभी कहा, दिलीप सुनकर पलटे, और यह कार्ड। उसकी नजर अभय के गले में लटके पहचान पत्र पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो मेरा ही कार्ड जैसा है, पर यह नंबर, यह गलत है। मेरे कार्ड में यह सीरियल नंबर नहीं होता। गार्डों में से एक तेजी से आगे बढ़ा, अपनी आवाज में एक अधिकारपूर्ण सख्ती के साथ। आपका पहचान पत्र दिखाइए दोबारा, अभी। अभय के दिमाग में 1000 विचार एक साथ घूम गए। भागने की कोशिश करना, यहां इतने गार्डों के बीच आत्मघाती होता। झूठ बोलना, जब असली आदमी सामने खड़ा था, बेकार था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज में आखिरी बार एक शांत, आत्मविश्वासी लहजा लाते हुए, यह सोचते हुए कि शायद वह अभी भी बातचीत से समय निकाल सकता है, राजू को इशारा देने के लिए, मीरा को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए। देखिए, उसने कहा, अपने हाथ हल्के से ऊपर उठाते हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रशासनिक गलतफहमी हुई है शायद। चलिए किसी सीनियर अधिकारी से बात कर लेते हैं, मैं समझा दूंगा। तभी गलियारे के उस बंद गेट के पीछे से एक आवाज आई, दरवाजा खुलने की,
और एक और आदमी बाहर निकला। लंबा दुबला, वही सफेद बाल, वही भारी चश्मा, आदित्य। उसकी नजरें सीधा अभय पर पड़ी और उसके होठों पर वह हमेशा वाली ठंडी जानने वाली मुस्कान आई। अरे अभय रंजन, उसने कहा। अपनी आवाज में कोई हैरानी नहीं, बल्कि एक अजीब, लगभग मनोरंजक संतुष्टि थी। मुझे उम्मीद थी तुम आओगे, पर सच कहूं, मैंने सोचा था तुम थोड़े ज्यादा सावधान होगे इस बार। गार्डों की आंखें फैल गईं। वे तुरंत अपनी बंदूकों की तरफ बढ़े। गलियारे में एक अफरा तफरी मच गई। अभय ने पीछे मुड़कर देखा मीरा की तरफ, जो कुछ मीटर दूर खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में एक भयानक दहशत। भागिए, अभय ने चिल्लाकर कहा, मीरा की तरफ देखते हुए। जो भी मिला उसे सुरक्षित बाहर ले जाइए। गार्डों में से एक ने अभय को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर अभय ने एक तेज हरकत के साथ उसका हाथ झटका और भागने की कोशिश की, गलियारे के दूसरे छोर की तरफ, जबकि आदित्य की ठंडी हंसी उसके पीछे गूंजती रही। पकड़ो उसे, आदित्य ने कहा। अपनी आवाज में अब कोई भी हल्कापन नहीं बचा। और ध्यान रखो, जिंदा चाहिए मुझे। अभय भागा, अपने दिल की धड़कन को कानों में गूंजते हुए महसूस करते हुए, गलियारे के मोड़ों से गुजरते हुए पीछे कई कदमों की आवाजें तेज होती गईं। तभी एक गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। सामने से अपनी बंदूक तानते हुए अभय रुका। फंस गया। आगे बंदूक, पीछे और भी गार्ड। हाथ ऊपर करो, गार्ड ने चिल्लाकर कहा। अभय की सांसें भारी हो गईं। उसकी नजरें चारों तरफ भागने का कोई रास्ता ढूंढती रहीं, पर हर तरफ सिर्फ बंद दीवारें और हथियारबंद आदमी थे। दूर ईयरपीस से राजू की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, भाई भाई क्या हुआ, बोलिए कुछ। पर अभय के पास अब जवाब देने का या भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। गार्डों ने उसे घेर लिया, उसके हाथ पीछे मोड़े, और तभी गलियारे के उस छोर से आदित्य धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वह जानता था कि यह खेल पहले से ही उसकी मुट्ठी में था। शाबाश, आदित्य ने कहा, अभय के सामने रुकते हुए अपनी आवाज में एक ठंडी संतुष्ट लय के साथ। मुझे यह मानना पड़ेगा अभय रंजन, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई यहां तक पहुंचकर, पर हिम्मत अकेले कभी काफी नहीं होती। उसने अपने गार्डों की तरफ इशारा किया। इसे अंदर ले चलो, पूर्वी विंग में। शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस पूरे खेल को उसके असली अंजाम तक पहुंचाएं। अभय ने अपनी नजरें उठाईं, आदित्य की आंखों में देखते हुए, अपनी आवाज में जितनी दृढ़ता बचा सकता था बचाते हुए। मीरा भाग निकली। जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया वह उसके साथ सुरक्षित है। आदित्य की मुस्कान एक पल के लिए और चौड़ी हुई, जैसे यह खबर उसे परेशान करने की बजाय दिलचस्प लगी हो। शायद, उसने कहा। पर तुम्हें यकीन है वह सच में भागने में कामयाब हुई? या शायद? वह रुका। उसकी आंखों में एक ठंडी खतरनाक चमक आई। शायद वह भी अभी इसी इमारत में कहीं हमारे किसी और आदमी के हाथों में हो, और तुम बस ये नहीं जानते। अभय का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसकी नजरें चारों तरफ भागती रहीं, ये सोचते हुए कि क्या यह सिर्फ एक धमकी थी या सच। गार्डों ने उसे घसीटते हुए उस बंद गेट की तरफ ले जाना शुरू किया, जबकि आदित्य पीछे पीछे धीरे धीरे अपनी हमेशा वाली ठंडी शांति के साथ चलता रहा। मीरा को छोड़ दो, अभय ने चिल्लाकर कहा, गार्डों के हाथों से छूटने की कोशिश करते हुए। जो भी करना है मेरे साथ करो, पर उसे छोड़ दो। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने चेहरे पर वही ठंडी अब बूझ मुस्कान लिए गेट की तरफ बढ़ता रहा, जिसके पीछे अभय को पता था अंतिम स्थानांतरण की वह गुप्त दुनिया छुपी थी, जिसे देखने के लिए वह इतनी दूर तक आया था, और अब जिसका हिस्सा वह एक कैदी के तौर पर बनने वाला था। गेट के भीतर कदम रखते ही अभय को एहसास हुआ कि यह जगह बाकी अस्पताल से बिल्कुल अलग दुनिया थी। बाहर हॉल में संगमरमर के फर्श, नई पेंट की गई दीवारें, अस्पताल जैसी सफेद रोशनी थी। पर यहां इस गलियारे में रोशनी धीमी, पीली, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह हिस्सा कभी भी मरीजों के लिए बनाया ही नहीं गया था। गार्डों ने उसे घसीटते हुए एक छोटे से कमरे में डाल दिया। उसके हाथ एक लोहे की कुर्सी से बांध दिए। रस्सी इतनी कसकर बांधी कि उसकी कलाइयां तुरंत दुखने लगी। कमरे में एक अकेला बल्ब जल रहा था। दीवारें खाली, कोई खिड़की नहीं, सिवाय एक छोटे से रोशनदान के, जो शायद हवा के लिए बनाया गया था, पर इतना ऊंचा कि उससे बाहर देखना नामुमकिन था।
आदित्य कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा। अभय को देखते हुए उसके चेहरे पर वह ठंडी अध्ययनशील मुस्कान अब भी बनी हुई थी। आराम से बैठो, उसने कहा अपनी आवाज में एक अजीब सी मेजबानी के साथ। मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है बाहर उस हॉल में, पर चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा और तब तक तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है। वह मुड़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए फिर रुका। आधा पलटकर उसकी आवाज में एक आखिरी जहरीला जुमला, और हां, मीरा के बारे में मत सोचो इतना अभय जी, जो होना है वह होगा, चाहे तुम कुछ भी सोचो। दरवाजा बंद हुआ एक भारी धातु की आवाज के साथ, और अभय अकेला रह गया, अपनी बंधी हुई कलाइयों के दर्द के साथ, अपने दिल की तेज धड़कन के साथ, और उस डर के साथ जो आदित्य ने जानबूझकर उसके भीतर बोया था कि क्या मीरा सच में सुरक्षित निकल पाई, या यह सब एक और झूठ था। गार्ड जो कमरे के बाहर तैनात था, दरवाजे के छोटे से झिरोखे से कभी कभी अंदर झांक लेता, यह देखने के लिए कि कैदी भाग तो नहीं रहा। अभय ने अपनी आंखें बंद की, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए, अपने पुराने प्रशिक्षण को याद करते हुए। डर को सोचने से रोको, हर पल को इस्तेमाल करो, हर आवाज को सुनो। और तभी दीवार के दूसरी तरफ से बहुत धीमी पर स्पष्ट आवाजें आने लगीं। कई लोगों की बातचीत, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, और बीच बीच में आदित्य की वही ठंडी संतुलित आवाज। बाहर अस्पताल के मुख्य परिसर से कुछ दूर मीरा एक अंधेरी गली में सांस रोके खड़ी थी। उनकी नर्सिंग वर्दी अब फटी हुई, उनके हाथ कांप रहे थे। जब गार्डों ने अभय को पकड़ा था, उसी पल मीरा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर भीड़ में घुसकर एक इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता ढूंढ लिया था, अपने पास छुपा वह छोटा कैमरा कसकर पकड़े हुए, जिसमें अभी तक बहुत ज्यादा फुटेज नहीं थी, पर जो कुछ था वह भी अब बहुत कीमती हो चुका था। उनका फोन कांपते हाथों में था, राजू का नंबर पहले से डायल किया हुआ। राजू, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अभय को पकड़ लिया गया है, मैं बाहर हूं सुरक्षित। पर उनकी आवाज टूट गई, पर मुझे नहीं पता वह कहां है, किस हाल में है। राजू की आवाज फोन पर कांपती हुई आई, मैडम, मैंने ईयरपीस पर सब सुना। आदित्य की आवाज, गार्डों की चिल्लाहट, भाई को पूर्वी विंग में ले गए हैं, यह पक्का है। मैडम, हमें अभी कुछ करना होगा, कुछ भी। मीरा ने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर के हर डर, हर पुराने जख्म को एक तरफ रखते हुए, अपने पेशेवर दिमाग को वापस बुलाते हुए। मुझे वहां आओ, गली के इस कोने पर, जल्दी। हमें एक योजना बनानी होगी अभी, इसी वक्त। कुछ मिनट बाद राजू की गाड़ी वहां पहुंची, उसका चेहरा डर और दृढ़ता के अजीब मिश्रण से भरा हुआ। मीरा गाड़ी में बैठी, अपनी सांसें अभी भी भारी। हमारे पास सिर्फ हम दो हैं, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडी गणना की हुई स्थिरता वापस लाते हुए। और उस इमारत के अंदर भगवान जाने कितने हथियारबंद आदमी। हम अकेले अंदर नहीं जा सकते। विक्रांत? राजू ने पूछा, उसकी आवाज में एक हिचकिचाती उम्मीद के साथ। मीरा ने कुछ देर सोचा, अपने भीतर के हर संदेह को तौलते हुए। क्या विक्रांत सच में उनकी तरफ था, या यह सब एक और चाल थी? पर अभी इस पल में उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने अपना फोन उठाया, विक्रांत का नंबर मिलाया। मीरा जी? विक्रांत की आवाज आई, तुरंत सतर्क। क्या हुआ? अभय पकड़ा गया है, मीरा ने कहा, बिना किसी भूमिका के, अस्पताल के पूर्वी विंग में। आदित्य वहीं है, और शायद वह बड़ा स्थानांतरण अभी हो रहा है, इसी वक्त। मुझे मदद चाहिए विक्रांत जी, और मुझे नहीं पता आप पर भरोसा कर सकती हूं या नहीं, पर अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फोन के दूसरी तरफ एक लंबी भारी खामोशी छाई। मीरा की सांसें रुकी हुई थीं, ये इंतजार करते हुए कि जवाब क्या आएगा। फिर विक्रांत की आवाज आई। इस बार उसमें एक नई दृढ़ स्पष्टता थी। मुझे 15 मिनट दीजिए। मैं अपनी टीम के सिर्फ उन 2-3 लोगों को बुला रहा हूं जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, आधिकारिक तौर पर नहीं, निजी तौर पर। अगर मैं गलत साबित हुआ मीरा जी, तो यह मेरे करियर का आखिरी दिन होगा। पर अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो शायद यह मेरी आत्मा का आखिरी दिन होगा। फोन कटने के बाद मीरा ने राजू की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक हल्की थकी हुई उम्मीद की चमक आई। वह आ रहा है, उन्होंने कहा। और तब तक? राजू ने पूछा। तब तक, मीरा ने कहा,
अपनी वर्दी की जेब से वह छोटा कैमरा निकालते हुए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह फुटेज सुरक्षित रहे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। राजू, तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे अभी इसी वक्त कहीं दूर सुरक्षित जगह अपलोड कर सकें? राजू ने अपना लैपटॉप खोला, एक पुराना पर भरोसेमंद वीपीएन कनेक्शन शुरू करते हुए। हाँ मैडम, मेरे पास एक एनक्रिप्टेड क्लाउड सर्वर है, विदेश में होस्ट किया हुआ। अगर हम ये फुटेज वहां भेज दें तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबूत नष्ट नहीं होगा। मीरा ने कैमरा राजू को दिया, जिसने तेजी से केबल जोड़कर फुटेज ट्रांसफर करना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांपते हुए भी तेजी से चलती रहीं। अंदर पूर्वी विंग के उस छोटे कमरे में अभय अपनी बंधी हुई कलाइयों को हल्के से मरोड़ने की कोशिश कर रहा था, यह देखते हुए कि रस्सी कितनी ढीली हो सकती है। दीवार के दूसरी तरफ से आवाजें अब कुछ ज्यादा साफ हो गई थीं, जैसे वह बातचीत उसी दीवार के बहुत करीब हो रही हो। तो हम कल भोर तक पूरी तरह तैयार होंगे, एक अंग्रेजी बोलने वाली आवाज आई, थोड़ी भारी लहजे के साथ, शायद किसी यूरोपीय भाषा से प्रभावित। हमारा जहाज काठमांडू के पास वाले एयर स्ट्रिप से रवाना होगा और वहां से आगे की व्यवस्था हमेशा की तरह होगी। पूरी खेप तैयार है। आदित्य की आवाज आई, उसकी हमेशा वाली ठंडी शांति के साथ, इस बार पिछली बार से दोगुनी। कुछ हफ्तों की देरी हुई स्थानीय मुश्किलों की वजह से, पर अब सब कुछ नियंत्रण में है। और वह मुश्किलें? वह विदेशी आवाज फिर से बोली, मंत्री जी बता रहे थे कोई स्थानीय जांच टीम आपके पीछे पड़ी है, कोई ऑफ बुक यूनिट। एक पल की खामोशी छाई, फिर आदित्य की आवाज आई। इस बार उसमें एक हल्की सी, लगभग मनोरंजक तलखी थी। वह मुश्किल अभी अभी इस इमारत के भीतर एक बंद कमरे में बैठी है, कुछ भी चिंता की बात नहीं। अभय की मुट्ठियां भींच गईं, ये सुनकर कि वह खुद इस पूरी बातचीत का, इस पूरे सौदे का एक छोटी सी मुश्किल बनकर रह गया था, जिसे इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जा रहा था। तभी एक और आवाज आई, भारी, बहुत जानी पहचानी, वह आवाज जो टीवी पर, अखबारों में अक्सर सुनाई देती थी। मुझे उम्मीद है ये आखिरी खेप है इस देश से आर के। भूषण की आवाज थी, उसमें एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। मैं नहीं चाहता मेरा नाम इस पूरे मामले में और उलझे, अब जब हम आखिरी चरण में हैं। आपका नाम कहीं नहीं आएगा मंत्री जी, आदित्य ने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडा आश्वासन के साथ, जैसा हमेशा से रहा है। आपकी सेवाओं के बदले आपको जो हिस्सा मिलना है वह पहले ही सुरक्षित खातों में पहुंच चुका है। कल रात के बाद आप सिर्फ एक साफ सुथरी छवि वाले मंत्री रह जाएंगे, जिसने आज एक नया अस्पताल खुला। अभय ने यह सब सुना, अपने दिल में एक ठंडी भारी घृणा महसूस करते हुए, यह जानते हुए कि यह सारी बातचीत अगर रिकॉर्ड हो पाई तो एक पूरे राजनीतिक तंत्र को हिला सकती थी। पर उसके पास इस बंद कमरे में कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं बचा था। गार्डों ने उसके शरीर की तलाशी में वह छोटा माइक्रोफोन ढूंढकर निकाल लिया था, इससे पहले कि वे उसे इस कमरे में लाते। उसने अपनी बंधी हुई कलाइयों पर फिर से ध्यान लगाया, रस्सी को धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, मरोड़ते हुए, अपने पुराने प्रशिक्षण को याद करते हुए जो उसने बरसों पहले एक जूनियर दरोगा के तौर पर एक पुराने हवलदार से सीखा था। कैसे कलाई को एक खास कोण पर मोड़कर रस्सी की पकड़ को थोड़ा ढीला किया जा सकता है। बाहर फुटेज अपलोड होने के कुछ मिनट बाद राजू ने राहत की एक गहरी सांस ली। हो गया मैडम, सुरक्षित है अब, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी एक गाड़ी तेजी से उस गली के करीब आकर रुकी और विक्रांत उतरा। उसके पीछे 3 और आदमी सादे कपड़ों में, पर उनकी चाल से साफ था कि वे प्रशिक्षित थे। मीरा जी, विक्रांत ने कहा। उसकी आवाज में एक नई तेज गंभीरता के साथ मुझे रास्ते में एक और खबर मिली। हमारे पास सिर्फ यही टीम नहीं है। मैंने अपने एक भरोसेमंद सोर्स से पता किया, स्थानीय पुलिस को भी शक है कि कुछ गड़बड़ है, खासकर उस पूर्वी विंग की असामान्य सुरक्षा को देखकर। अगर हम सही तरीके से दबाव बनाएं तो शायद हमें और मदद मिल सकती है, बिना यह बताए कि असल में क्या हो रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मीरा ने कहा। अंदर आदित्य कह रहा था कि आज रात, कल भोर तक वह पूरी खेप नेपाल के लिए रवाना हो जाएगी। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम अभय को भी खो सकते हैं, और वह सारा सबूत भी जो हमें चाहिए। विक्रांत ने कुछ देर नक्शे को देखा जो राजू ने अपने लैपटॉप पर खोल रखा था, उस अस्पताल की बनावट का, पूर्वी विंग के हर संभावित रास्ते का। यहां उसने एक जगह इशारा किया, यह पिछला हिस्सा जो निर्माण के दौरान अस्थायी तौर पर बनाया गया था।
अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया गया होगा शायद, क्योंकि यह आधिकारिक तौर पर निर्माणाधीन दिखाया गया है। अगर हम यहां से अंदर घुस सकें। यह जोखिम भरा है, मीरा ने कहा। अगर हमें पकड़ लिया गया बिना किसी आधिकारिक हुक्म के तो हम सब मुसीबत में पड़ेंगे। विक्रांत ने वाक्य पूरा किया, उसकी आवाज में एक नई दृढ़ स्वीकृति के साथ। पर मीरा जी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक आदमी की जान जा सकती है, और साथ ही वह सबूत भी खो जाएगा जो शायद इस देश के सबसे भ्रष्ट नेटवर्क को बेनकाब कर सकता है। मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं। मीरा ने विक्रांत की आंखों में देखा। उनमें अब वह पुरानी नियम कायदे वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक नई इंसानी दृढ़ता थी। ठीक है, उन्होंने कहा, चलिए। अंदर कमरे में अभय ने आखिरकार अपनी दाहिनी कलाई को रस्सी से थोड़ा ढीला कर लिया था। उसकी त्वचा छिल्ली हुई, खून से हल्की सी भीगी हुई, पर उसका हाथ अब काफी हद तक मुक्त था। उसने अपने कान दरवाजे की तरफ लगाए, ये सुनने के लिए कि बाहर गार्ड कहां खड़ा है, कितना सतर्क है। तभी दीवार के दूसरी तरफ से बातचीत का लहजा बदला। एक आखिरी बात, आदित्य की आवाज आई। मुझे लगता है समय आ गया है कि हम अपने मेहमान से मिलें, जो इतनी दूर से यहां तक पहुंचा। अभय का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह उसके बारे में बात कर रहा था। कुछ ही पलों बाद कमरे का दरवाजा खुला और आदित्य अंदर आया। उसके पीछे 2 गार्ड और अभय की हैरानी के बीच खुदार के भूषण भी, अपने भारी राजनीतिक अंदाज में, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तो यह है वह आदमी, भूषण ने कहा, अभय को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, जिसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की। अभय रंजन, आदित्य ने कहा, अपनी आवाज में एक परिचय देने वाला अंदाज। पूर्व दरोगा, अब एक ऑफ बुक टीम का सदस्य और मीरा किशोर का सबसे बहादुर, सबसे जिद्दी एसेट। अभय ने अपनी नजरें दोनों पर टिकाई, अपनी आवाज में जितनी दृढ़ता ला सकता था लाते हुए। तुम दोनों को पता है कि तुम क्या कर रहे हो? बच्चों को बेचना, ड्रग्स फैलाना, अपने ही देश को धोखा देना। भूषण की आंखों में एक पल के लिए कुछ हिला, एक हल्की सी शर्म, पर उसने अपनी आवाज में एक बनावटी दृढ़ता लाते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे दरोगा साहब, राजनीति में रहना, ताकत में रहना, इसकी कीमत होती है। मैंने अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। सड़कें, अस्पताल, स्कूल, इस थोड़े से सहयोग के बदले, बच्चों की जिंदगियों के बदले। अभय ने कड़वाहट से पूछा, यह कैसा हिसाब है? भूषण ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका लीं, जैसे वह इस सवाल का सामना नहीं कर पा रहा हो। आदित्य ने एक हल्की ठंडी हंसी हंसी। देखा अभय जी, यही फर्क है हम दोनों में। तुम अब भी नैतिकता में उलझे हो, जबकि यह आदमी और मैं, हमने बहुत पहले समझ लिया कि नैतिकता एक विलासिता है जो सिर्फ वे लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती। तुम गलत हो, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक नई दर्द भरी दृढ़ता के साथ। बच्चू सिंह के पास ताकत थी, फिर भी उसने आखिरी पल में सही काम किया। सुरेखा के पास कोई ताकत नहीं थी, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। नैतिकता कमजोरों की विलासिता नहीं है आदित्य, यह हर उस इंसान की चुनौती है जो यह तय करता है कि वह किस तरह का इंसान बनना चाहता है। आदित्य की मुस्कान एक पल के लिए हल्की सी कांपी, जैसे यह बात उसके भीतर कहीं गहरे टकराई हो। फिर उसने अपने चेहरे पर वह ठंडी शांति फिर से ओढ़ ली। बहुत अच्छा भाषण था, उसने कहा, पर इससे तुम्हें यहां से निकलने में कोई मदद नहीं मिलेगी। वह भूषण की तरफ मुड़ा। चलिए मंत्री जी, बाकी मेहमानों के साथ। यह आदमी यहीं रहेगा कल भोर तक, जब हम रवाना हो जाएंगे। उसके बाद इसका क्या करना है यह मैं तय करूंगा। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा फिर से बंद हुआ। अभय ने राहत की एक हल्की सांस ली। अब सिर्फ बाहर एक गार्ड बचा था। उसने अपने डीले हुए हाथ को धीरे धीरे रस्सी से पूरी तरह बाहर निकाला, अपनी दूसरी कलाई की गांठ को खोलने लगा, अपनी हरकतों को बिल्कुल शांत, बिल्कुल आवाजहीन रखते हुए। बाहर अस्पताल के पिछले हिस्से में विक्रांत की टीम और मीरा राजू अंधेरे में दुबके उस अस्थाई दीवार के पास पहुंच चुके थे, जो अभी पूरी तरह मजबूत नहीं की गई थी। विक्रांत के एक आदमी ने बहुत सावधानी से, बिना ज्यादा आवाज किए, कुछ ईंटों को हटाना शुरू किया, एक छोटा सा रास्ता बनाते हुए। जल्दी, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी घड़ी को बार बार देखते हुए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी राजू के फोन पर एक अलर्ट आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैडम, उसने धीमी आवाज में कहा,
जो कैमरा फुटेज हमने अपलोड किया उसका एक हिस्सा, बहुत छोटा, ऑटोमेटिक तरीके से एक न्यूज चैनल के टिप लाइन ईमेल पर भी चला गया। मैंने पहले से यह सेटिंग की हुई थी इमरजेंसी के लिए। अगर वे इसे देख लें तो शायद मीडिया भी इस तरफ आ सकती है, मीरा ने कहा, उनकी आवाज में एक नई सतर्क उम्मीद के साथ। यह अच्छा भी हो सकता है और खतरनाक भी। अब भी हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा। दीवार में एक काफी बड़ा गैप बन चुका था और विक्रांत ने इशारा किया, चलो अंदर। एक एक करके बहुत सावधानी से टीम उस गैप से अंदर दाखिल हुई, एक अंधेरे निर्माणाधीन गलियारे में उतरते हुए जहां धूल और सीमेंट की गंध हवा में भारी थी। अंदर अभय ने आखिरकार अपने दोनों हाथ आजाद कर लिए थे। उसने बहुत धीरे से अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की, अपने पैरों में आई सुन्नता को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके पास खड़ा होकर बहुत ध्यान से बाहर की आवाजों को सुनने लगा। गार्ड बाहर दरवाजे के ठीक सामने अकेला खड़ा था, अपने फोन पर कुछ देखता हुआ, थोड़ा सावधान। अभय ने अपने दिमाग में तेजी से एक योजना बनाई। दरवाजा अचानक खोलकर गार्ड को चौंकाकर उसे नीचे गिराना, उसका हथियार छीनना। जोखिम भरा था पर यही एकमात्र रास्ता था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने शरीर को तैयार किया और तभी दूर से गलियारे के दूसरे छोर से कुछ हलचल की आवाज आई, कदमों की, दबी हुई आवाजों की, जैसे कोई बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा हो। गार्ड की तवज्जो भी उस आवाज की तरफ गई। उसने अपना फोन जेब में रखा, अपनी बंदूक को सीधा करते हुए उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए। यही वह पल था जिसका अभय इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा बहुत धीरे से खोला, बिना कोई आवाज किए, और गलियारे में झांका। गार्ड की पीठ अब उसकी तरफ थी, कुछ मीटर दूर अंधेरे की तरफ देखते हुए। अभय दबे पांव बाहर निकला, अपनी हर हरकत को बहुत सावधानी से नियंत्रित करते हुए गार्ड की तरफ बढ़ते हुए। तभी दूर अंधेरे गलियारे से एक जानी पहचानी आवाज फुसफुसाई, इतनी धीमी कि सिर्फ अभय ही उसे पहचान पाया। अभय जी। अभय का दिल एक उम्मीद की लहर से भर गया। मीरा, वह जिंदा थी, सुरक्षित थी, और अब यहां इस अंधेरे गलियारे में उसे बचाने आई थी। गार्ड ने भी वह फुसफुसाहट सुन ली, उसका शरीर तन गया। वह तेजी से उस दिशा में मुड़ा, अपनी बंदूक उठाते हुए। अभय ने बिना एक पल गंवाए पीछे से छलांग लगाई। गार्ड की बंदूक वाली बांह को पकड़ते हुए दोनों जमीन पर गिर पड़े, एक भारी धमाके की आवाज के साथ जो पूरे गलियारे में गूंज गई। अभय जी। मीरा की आवाज अब खुलकर आई, दौड़ते हुए कदमों की आवाज के साथ। गार्ड और अभय जमीन पर कुश्ती करते रहे, बंदूक दोनों के बीच फंसी हुई, दोनों की सांसें भारी। तभी विक्रांत की टीम वहां पहुंची। एक आदमी ने आगे बढ़कर गार्ड को पूरी तरह काबू में कर लिया, उसके हाथ पीछे मोड़ते हुए। अभय उठा, हांफते हुए, अपनी कलाइयों के दर्द को महसूस करते हुए, और मीरा की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू और राहत दोनों एक साथ। आप ठीक हैं? मीरा ने पूछा, उनकी आवाज कांपती हुई। मैं ठीक हूं, अभय ने कहा, अपनी सांसें संभालते हुए। पर मीरा जी, आदित्य, भूषण, वे लोग एक बड़ी मीटिंग में हैं, विदेशी डेलीगेशन के साथ, यहीं कहीं इसी विंग में। हमें उन्हें रोकना होगा अभी, इससे पहले कि वे भाग निकलें। विक्रांत, जो अब तक टीम के साथ आगे बढ़ चुका था, नक्शे को फिर से देखते हुए बोला, उस बड़े हॉल की तरफ जहां यह मीटिंग हो रही होगी, वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं। मैं और मेरे आदमी एक तरफ से जाते हैं, आप लोग दूसरी तरफ से। टीम तेजी से अलग अलग दिशाओं में बढ़ी। अभय अब भी कुछ लड़खड़ाता हुआ, पर अपने भीतर एक नई ताकत महसूस करते हुए मीरा और राजू के साथ अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए उस बड़े हॉल की तरफ, जहां शायद यह पूरी लड़ाई अपने आखिरी, सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। गलियारे के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही उन्हें एक भारी दरवाजा दिखा, जिसके नीचे से रोशनी छन रही थी और अंदर से आवाजें आ रही थीं, अंग्रेजी, हिंदी, गिलासों के टकराने की आवाज, जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो। अभय ने दरवाजे के पास पहुंचकर अपनी सांस रोककर अंदर झांकने की कोशिश की, और जो उसने देखा, उसने उसके पूरे शरीर को एक नई सिहरन से भर दिया। एक बड़ी मेज के इर्द गिर्द कई लोग बैठे थे, जाम उठाए हुए, जश्न मनाते हुए, और मेज के बीचों बीच कई बड़े काले सूटकेस खुले पड़े थे, जिनमें दूर से भी साफ दिख रहा था कैश के मोटे बंडल और कुछ और दस्तावेज भरे हुए थे। और मेज के सिरे पर आदित्य खड़ा था, अपने जाम को ऊपर उठाए हुए, अपनी आवाज में एक ठंडी विजयी संतुष्टि के साथ। 15 साल की मेहनत का यह आखिरी जश्न है दोस्तों।
कल भोर से हम एक नई दुनिया में एक नई पहचान के साथ जिएंगे और यह देश, यह सिस्टम कभी नहीं जान पाएगा कि उसने अपने ही भीतर इतने सालों तक किसे पाला था।